नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो चैनल है हिंदी साहित्य को समर्पित चैनल है और इसमें हम हिंदी साहित्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ते हैं और इसमें हम कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं। यूजीसी, नेट, टीजीटी, पीजीटी हर एग्ज़ाम की जो हिंदी साहित्य से संबंधित है, हम सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। तो देखिए, आज जिस विषय पे मैं बात करने वाला हूँ वह बीए, एमए और किसी भी एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा संबंधित और महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, अगर आप एमए कर रहे हैं या बीए में हैं तो आपको ये जो विषय है जानना ही चाहिए, क्योंकि हिंदी साहित्य का एक तरह से जो आधार बिंदु है इसको हम इस आधार से ही समझ सकते हैं। तो चलिए आइए, आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद की और मुंशी प्रेमचंद से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों को जानेंगे कि उन्होंने किस प्रकार की रचनाएं की, उन्होंने अपनी रचनाओं में किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया और उनकी रचनाएं जो हैं दूसरे रचनाकारों से किस प्रकार भिन्न हैं। तो चलिए, पहले हम प्रेमचंद के थोड़ा जीवन परिचय देख लेते हैं और उसके बाद हम उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, प्रेमचंद का जो जीवन परिचय है, मुंशी प्रेमचंद एक महान हिंदी लेखक और समाज सुधारक थे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदी में जब भी कहानी की बात आती है, उपन्यास की बात आती है, तो प्रेमचंद का जो नाम है सबसे पहले आता है, जिन्हें हिंदी साहित्य का जादूगर भी कहा जाता है। तो देखिए, प्रश्न ये भी बनाया जाता है कि हिंदी साहित्य का जादूगर किसे कहा जाता है, तो प्रेमचंद को कहा जाता है। वे अपने यथार्थवादी उपन्यासों और कहानियों के लिए जाने जाते हैं, जो भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं को चित्रित करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी साहित्य में जो सर्वप्रथम यथार्थ की बात है, सामाजिक यथार्थ को जिसने समावेश किया, वह प्रेमचंद थे और उनकी रचनाएं हूबहू ऐसे लगता है कि समाज का ही प्रतिबिंब हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, प्रेमचंद जो थे समाज से बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि समाज से जुड़े हुए थे और उन्होंने समाज को ही आधार बना करके अपनी रचनाएं की हैं। तो देखिए, उनके जो चरित्र हैं, पात्र हैं और उनका जो वातावरण है रचनाओं में, वह हमें ग्रामीण और वही सामाजिक परिवेश देखने को मिलता है, जो कि हमें पता होना चाहिए। देखिए, मुंशी प्रेमचंद का जो जन्म था 1880 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है 1936 में हुई थी। तो यह प्रश्न आपको पता होना चाहिए और इनका जो जन्म है यह भी पता होना चाहिए कब हुआ था, 1880 में हुआ था और मृत्यु 1936 में। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो हैं आपको जान लेनी चाहिए। वहीं देखिए, अगर हम प्रेमचंद के साहित्यिक योगदान की बात करें, जो कि प्रश्न पूछा जाता है अगर आप बीए में हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं और एमए में हैं, तो एमए में प्रेमचंद से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न देखिए किस प्रकार के बनाए जाते हैं, उन सभी चीज़ों को मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस एक वीडियो में और आप इसी के आधार पर कोई भी एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई कर सकते हैं प्रेमचंद से संबंधित। तो देखिए क्या है, प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य को एक नया आयाम दिया। जैसा कि आपको पता है कि प्रेमचंद के आने के बाद ही जो हिंदी है ना, वास्तविक रूप में उसमें जो कहानियाँ हैं, उपन्यास है, जो हिंदी में सामाजिक तत्वों का जो समावेश है, समाज का जो समावेश है, जो चीज़ें हमें साहित्य में, उपन्यास में जो चीज़ें चाहिए, वे प्रेमचंद के आने के बाद ही हमें देखने को मिलता है। उनकी रचनाओं में सामाजिक बुराइयों का, जैसे कि गरीबी, शोषण, शिक्षा और महिलाओं की स्थिति को चित्रित किया गया। जैसा कि आपको पता है कि पहले जो रचनाएं लिखी जाती थी वो फैंटेसी बेस काल्पनिक होती थी। जैसे कि चंद्रकांता एक उपन्यास है, तो वह काल्पनिक है। उसी प्रकार से पहले जितनी भी रचनाएं लिखी जाती थी, या तो राजाओं के लिए लिखी जा रही है या तो मनोरंजन के आधार बना करके लिखी जा रही है। वो जो चीज़ें थी मनोरंजन के लिए केवल लिखी जाती थी और उनका केवल आनंद ले सकते थे, इसलिए लिखी जाती थी। लेकिन प्रेमचंद ने इन सभी चीज़ों से हट कर के हिंदी साहित्य की धुरी ही बदल दी। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य की धुरी किसने बदली, तो प्रेमचंद ने बदली। और किस प्रकार बदली, उन्होंने उपन्यास, कहानी, अपनी रचनाओं के माध्यम से ना सामाजिक चीज़ों का उसमें समावेश किया और उन सभी चीज़ों को लेके आए जो कि समाज में विद्यमान था उस समय। और उनकी रचनाओं में जो चीज़ें उस काल में विद्यमान थी, वही सारी चीज़ें जो आज के समय में भी बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक हमें देखने को मिलती है। देखिए, जैसे कि सामाजिक बुराइयां उस समय पे भी थी, आज के समय में भी है। गरीबी
जो मुद्दा है उस समय पे भी बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से प्रखर रूप में व्यक्त किया गया है, और आज के समय में भी शोषण, शिक्षा, महिलाओं की स्थिति, ये सारी चीज़ें जो हैं आज के समय में भी उतनी प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। तो इन सभी चीज़ों को प्रेमचंद ने अपने साहित्य में स्थान दिया, और इन सभी चीज़ों का समावेश करके समाज को एक नई जागरूकता लाने की कोशिश की। उनके अंदर एक नया दृष्टिकोण उत्पन्न करने की कोशिश की कि समाज में क्या क्या कुरीतियाँ हैं, किन किन चीज़ों को ठीक करना चाहिए और किन किन चीज़ों पे हमें काम करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को एक नया आयाम, दृष्टिकोण देने का काम जो है प्रेमचंद के साहित्य और उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। तो देखिए, उनकी जितनी भी अगर हम कहानी पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है? यथार्थ देखने को मिलता है। यथार्थ का मतलब क्या होता है? मतलब यथार्थ का मतलब होता है जो चीज़ें सत्य हैं, जो समाज से जुड़ी हुई हैं और जिन पर हम विश्वास कर सकते हैं, वही यथार्थ होता है। तो समाजवादी, यथार्थवादी जो रचनाकार हैं पहले हमारे, वे प्रेमचंद माने जाते हैं। प्रेमचंद ने अपने कार्यों में यथार्थवाद को अपनाया, जिससे साहित्य में एक नया आयाम आया। उन्होंने एक ऐसे दृष्टिकोण का समावेश किया, एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाया जिसमें यथार्थ को उन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व दिया, कल्पनाओं को, मनोरंजन को, मतलब जो चीज़ें केवल मनोरंजन को आधार बना करके लिखी जाए, वो सारी चीज़ें जो है प्रेमचंद ने हटा दी। और प्रेमचंद ने जितनी भी कहानियाँ लिखी या जितने भी मतलब उपन्यास लिखे, उन सभी में हमें सबसे ज़्यादा जो गुण देखने को मिलता है उनकी रचनाओं में, वह है यथार्थवाद का। मतलब वो सारी चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और उनका होना ही इस चीज़ को दिखाता है कि हाँ, प्रेमचंद ने कुछ बदलाव किया है अपने समय में। तो यथार्थवाद ये अपनी रचनाओं में लेके आए, और जनजीवन को इन्होंने इस प्रकार दिखाया अपनी रचनाओं में, जिस तरह से हमारे गांव में, देहातों में और शहरों में जनजीवन जो है चलता है, तो उस प्रकार से दिखाने की कोशिश की। देखिए, फिर जनजीवन की बात हमें देखने को मिलता है, मतलब शहर में लोग किस प्रकार से रहते हैं, वहाँ पे अपना जीवन यापन किस प्रकार से करते हैं, ग्रामीण परिवेश में क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं, लोगों की जो सोच है, संस्कृति है, प्रथाएं हैं, वह किस प्रकार से मतलब हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ों का जो समावेश है प्रेमचंद के साहित्य में हमें देखने को मिलता है। और उनकी रचनाएं जो हैं, ऐसा लगता है कि मतलब जहाँ की भी रचनाएं लिखी हैं उन्होंने, ऐसा लगता है कि मतलब वहाँ का हम यथार्थ, मतलब वहाँ की जो सारी चीज़ें हैं हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो हमारे दिमाग में वे सारे इमेज बनते हैं, मतलब बिंब बनते हैं कि मतलब वो सारी चीज, घटनाएं जो हैं हमारे सामने ही घट रही हैं। तो उनकी कहानियों और उपन्यासों में आम लोगों के जीवन को जीवंत रूप से चित्रित किया गया है, जिससे उनकी रचनाएं सभी वर्गों के लोगों के लिए प्रासंगिक बनी। प्रेमचंद ने केवल ये नहीं कि ग्रामीण समाज को ही आधार बना करके रचनाएं की हैं, प्रेमचंद ने शहरी समाज को भी आधार बना करके रचनाएं की है। हर वर्ग को ध्यान में रखा उन्होंने, दलितों को भी ध्यान में रख करके रचनाएं की हैं, किसानों को भी ध्यान में रख करके रचनाएं की हैं, और मजदूर वर्ग को भी ध्यान में रख करके रचनाएं की हैं। मतलब जितनी तरह से जितने वर्ग हो सकते थे, मतलब महिलाओं को भी आधार बना करके रचनाएं की हैं, दलित महिलाओं को भी आधार बना करके भी रचनाएं की हैं, बच्चों को भी आधार बना करके रचनाएं की हैं। हर वर्ग को उन्होंने उतना ही मतलब सम्मान किया जितना कि दूसरे वर्ग को करते थे। तो मतलब सभी चीज़ों का जो समावेश है हमें प्रेमचंद के साहित्य में देखने को मिलता है, इसीलिए हम उनको उपन्यास सम्राट और साहित्य सम्राट भी कहते हैं। वहीं देखिए, सामाजिक जागरूकता। देखिए, समाज में जो जागरूकता लाने का काम है, सर्वप्रथम मतलब जो नई चेतना, एक तरह से कह सकते हैं कि समाज में नए भावबोधों को उत्पन्न करने की जो कोशिश है, प्रेमचंद के ही साहित्य में हमें देखने को मिलता है। सामाजिक जागरूकता में देखिए क्या है, प्रेमचंद ने अपने लेखन के माध्यम से सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई और समाज सुधार के लिए प्रेरित किया। जैसा कि आपको पता होगा कि प्रेमचंद का जो समय है, उनका समय है 20वीं शताब्दी, और 20वीं शताब्दी में भी आपको पता है कि कितनी कुप्रथाएं थी, जैसे कि बाल विवाह, विधवा विवाह नहीं होना, और मतलब छोटी उम्र में विवाह हो जाना, और ऐसी ऐसी प्रथाएं थी, बेमेल विवाह, मतलब कोई 10 साल की बच्ची 50 साल के बूढ़े से शादी कर रही है, और कई प्रकार की जाति प्रथाएं, मतलब बहुत तरह की कुप्रथाएं थी समाज में, जो कि आज भी हमें देखने को मिलती है। तो इन सभी चीज़ों को उन्होंने मुद्दा बनाया और अपनी रचनाओं में इन सभी को उभारा,
और लोगों के अंदर ये चेतना पैदा करने की कोशिश की कि ये सारी जो चीज़ें हैं गलत है, इनको हमें बदलना चाहिए, क्योंकि समय बदल रहा है, समाज बदल रहा है, लोगों के अंदर नई चेतना आनी चाहिए और ये सारी चीज़ें जो है ख़त्म होनी चाहिए। तो उन्होंने सामाजिक जागरूकता लाने की कोशिश की और हर वर्ग के लोगों को मतलब मनुष्य समझने की कोशिश की। ये नहीं कि कोई छोटी जाति का है, अमीर है, गरीब है, ये सारी चीज़ें नहीं। उन्होंने सबको समान ही देखने की कोशिश की और सभी को समान मानते थे प्रेमचंद। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें उनके साहित्य में देखने को मिलता है। देखिए, अगर आप एमए में हैं और बीए कर रहे हैं, यदि आप बीए ऑनर्स में हैं या एमए कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जो मतलब क्लास है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इससे कई प्रश्न बनते हैं। क्योंकि इग्नू में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और मास्टर्स का आपका फाइनल ईयर होगा, तो आपका जो प्रेमचंद का पूरा ही 2-3 एक टॉपिक ही बन जाता है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं आपको इसी से कवर हो जाएगी। अगर आपने 1-2 क्लासेस देख ली तो आपका सारा जो मतलब प्रेमचंद से संबंधित जितने भी तथ्य हैं वे सारे क्लियर हो जाएंगे और ये आपको नेट, जेआरएफ और टीजीटी, पीजीटी हर एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। तो देखिए, उनका जो दृष्टिकोण है, उनकी जो मतलब चेतना है वह क्या है, किस स्तर की है, उस समय में प्रेमचंद इस तरह का कैसे सोच पा रहे हैं, यही चीज़ें जो है महत्वपूर्ण हो जाती है किसी भी रचनाकार के लिए, कि रचनाकार जो है कैसे अपने समय में दूसरे से अलग सोच रहा है। तो यही सारी चीज़ें जो है प्रेमचंद में हमें देखने को मिलती है, क्योंकि उस समय जो चीज़ें समाज में व्याप्त थी उन सभी को मुद्दा बना करके उन सभी विषयों पर ध्यान देने वाले केवल एकमात्र हमें रचनाकार देखने को मिलते हैं प्रेमचंद। अन्य रचनाकार भी लिख रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से प्रेमचंद ने सामाजिक बुराइयों को, सामाजिक जागरूकता को मतलब उठाने की कोशिश की, हमें दूसरे में बहुत ही कम देखने को मिलता है। देखिए क्या है, प्रेमचंद ने अपने लेखन के माध्यम से सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई और समाज सुधार के लिए प्रेरित किया। तो हमने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने समाज सुधार किया। वहीं देखिए, भाषा के स्तर पे इन्होंने क्या बदलाव किए। आपको पता होगा, अगर आप में से कई लोगों ने रामचरितमानस पढ़ी हो, गीता पढ़ी हो और जितने भी पुराने ग्रंथ हैं अगर उसको पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा उसकी जो भाषा होती है एक विशिष्ट भाषा होती है। मतलब वह जो भाषा है, वह जो लैंग्वेज है, हर कोई नहीं समझ पाएगा। वह आम भाषा नहीं होती, एक ऑफिशियल औपचारिकता वाली जो भाषा होती है, जैसे कि हम ऑफिसेज में यूज़ करते हैं, दफ्तरों में यूज़ करते हैं, उस प्रकार की भाषा होती है। तो मतलब प्रेमचंद ने इन सभी औपचारिकताओं से मुक्त करके उन्होंने ग्रामीण भाषा को आधार बना करके रचनाएं की हैं। उस समय जो रचनाएं लिखी जा रही थी उनमें बहुत ही ज़्यादा मतलब एक ऐसी मतलब रचनाएं होती थी जो कि हर व्यक्ति को समझ में ना आ सके। मतलब वो आम जनता में जो, जैसे कि हम लोग जो लैंग्वेज आजकल हम बोलते हैं, उसी लैंग्वेज में अगर कोई किताब लिखी रहती है तो हमें पढ़ने में बहुत मज़ा आता है कि मतलब हमारी ही चीज़ें जो हैं इसमें देखने को मिलती है। तो वही आम भाषा को आधार बना करके प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में उन्हीं भाषा को आधार बना करके सारी किताबें लिखी, मतलब कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे और जितनी भी उनकी साहित्यिक रचनाएं थी वे सारी सारी आम जनता की बोलचाल की भाषा में लिखी हुई है। इसलिए उन्होंने भाषा के स्तर पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलता है। और इसी कारण से जितने भी मतलब समाज में लोग थे, शिक्षित वर्ग के लोग थे और जो अशिक्षित लोग भी थे, वह भी प्रेमचंद के साथ जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो रचनाएं हैं उन्हीं की बोलचाल की भाषा में होती है और उनको समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होती। तो देखिए क्या है, प्रेमचंद ने सरल और प्रभावी भाषा का उपयोग किया। सरल और प्रभावी भाषा कौन सी होती है? जो भाषा सॉरी प्रेमचंद ने सरल और प्रभावी भाषा का उपयोग किया। देखिए, सरल भाषा वही होती है जो आपको आती है, जो आप बोलचाल में इस्तेमाल करते हुए आपके लिए सरल भी है और प्रभावी भी होगी, कि वो भाषा जो है आपको समझ में आएगी, तभी आपके ऊपर कुछ प्रभाव भी छोड़ सकेगी, जिससे उनकी रचनाएं सभी वर्गों के पाठकों के लिए समझने योग्य बनी। तो ये उनकी बहुत ही ज़्यादा विशिष्टता कह सकते हैं भाषा के आधार पर, कि वे सब लोगों से इसलिए जुड़ पाए क्योंकि उन्होंने जनजीवन में जो चीज़ें जो चलती थी, जो लोकोक्तियाँ थी, मुहावरे थे, उसी प्रकार का इस्तेमाल किया और उन्हीं की बोलचाल की भाषा में उन्होंने रचनाएं की। तो भाषा के स्तर पर बहुत ही बड़ा बदलाव हमें प्रेमचंद में देखने को मिलता है। और देखिए,
प्रेमचंद से संबंधित और तथ्य देखते हैं कि प्रेमचंद ने अपने साहित्यिक उद्देश्य क्या रखे और उनके जो उद्देश्य थे वे किस प्रकार से हमें उनके साहित्य में देखने को मिलते हैं। तो देखिए क्या है, उनके उद्देश्यों को समझने के लिए हमें उनकी कुछ रचनाओं को समझना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है, प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास जो है गोदान को माना जाता है। 1936 में इसका प्रकाशन हुआ है और प्रेमचंद का जो सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है वह गोदान को ही माना जाता है। और इसमें उन्होंने किसान वर्ग की जो समस्या होती है होरी के माध्यम से उठाया है। और उन्होंने देखिए गोदान जो उपन्यास लिखा उसमें कोई भी उच्च वर्ग का मतलब एक कह सकते हैं कि पात्र को हीरो नहीं बनाया। उन्होंने एक किसान वर्ग के बहुत ही बूढ़े व्यक्ति को अपना नायक बनाया है गोदान रचना में। और उस माध्यम से उन्होंने किस प्रकार से दिखाने की कोशिश की है कि मतलब जो लोग हैं, किसान वर्ग के लोग हैं, कितने संघर्षरत हैं और अपने जीवन यापन के लिए कितना संघर्ष करते हैं। तो देखिए गोदान जो उपन्यास है, यह उपन्यास एक किसान की गरीबी, शोषण और आशा की कहानी है। गोदान में जो होरी है वह एक गाय खरीदना चाहता है, जो कि उसके जीवन भर की मतलब आकांक्षा रहती है कि वो अपने खुद के पैसे से गाय खरीद सके और उसकी सेवा कर सके। लेकिन वह जो उसकी इच्छा रहती है वह अधूरी रह जाती है और वह लास्ट में गोदान भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी पत्नी के पास बहुत ही कम पैसे होते हैं और मतलब वो कुछ पैसे दे करके ही उसका गोदान करवा देती है। तो मतलब बहुत ही किसान की एक मार्मिक कहानी है ये। और उपन्यास जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपन्यास है प्रेमचंद का, जिसमें उन्होंने समूचे समाज को मतलब हर वर्ग, समाज के हर वर्ग को इसमें समाहित किया है। फिर वे बच्चा हो, किसान हो, अमीर वर्ग का व्यक्ति हो, विधवा हो, स्त्री हो, दलित हो, हर वर्ग के व्यक्ति को इस उपन्यास में शामिल किया है। और उनके माध्यम से जो समाज में वे चेतना फैलाना चाहते हैं उन सब की कोशिश हमें उसमें देखने को मिलती है। देखिए कर्म भूमि जो उनका उपन्यास है उसमें देखिए किस प्रकार से वे अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते। देखिए क्या है, यह उपन्यास शिक्षा, समाज सुधार और राष्ट्रीयता के विचारों को केंद्र में रखकर लिखा गया। कर्म भूमि में उन्होंने शिक्षा को महत्वपूर्ण माना है और समाज में जो सुधार लाने की कोशिश की है शिक्षा के माध्यम से, इसको केंद्र में रख करके उन्होंने रचना की है। और शिक्षा को वे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे हर वर्ग के लोगों के लिए, और वे शिक्षित समाज की स्थापना करना चाहते थे। तो देखिए प्रेमचंद जो है शिक्षा को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते थे और इसके वे समर्थक थे। मंगलसूत्र उपन्यास जो है उनका अंतिम और पूर्ण उपन्यास मानते हैं। तो देखिए क्या है, यह उपन्यास महिलाओं की स्थिति, विवाह और सामाजिक रूढ़ियों को दर्शाता है। प्रेमचंद का जो यह उपन्यास है इसमें भी हमें देखिए महिलाएं जो हैं केंद्र में रख करके ये रचना की गई है और इसमें महिलाओं की जो समस्याएं हैं उन पर चर्चा की गई है। वहीं देखिए नवीन जो उनकी रचना है उसमें किस चीज़ पे बात की गई है। यह उपन्यास एक युवा पुरुष की यात्रा का वर्णन करता है जिसमें वह सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करता है। तो देखिए अगर आप प्रेमचंद की रचनाओं को देख रहे होंगे तो ये समझ रहे होंगे कि प्रेमचंद ने हर रचना में अलग चीज़ को अपनाया है। उन्होंने हर वर्ग के लोगों को एक तरह से अलग नज़रिए से देखा है। वे देखिए नवीन रचना में किस प्रकार से दिखाना चाह रहे हैं कि जो एक पुरुष है उसको अपने जीवन यापन के लिए किस प्रकार संघर्ष करना पड़ता है और वह किन कठिनाइयों से गुजरता है। और वहीं देखिए उस कर्म भूमि में वे शिक्षा पे महत्वपूर्ण बल देते हैं और शिक्षित समाज की स्थापना करने की बात करते हैं। वहीं देखिए प्रेमचंद के व्यक्तित्व की अगर हम विशेषताएं देखें तो व्यक्तित्व तो मतलब प्रेमचंद का बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, उदार था और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है उनके व्यक्तित्व को समझना, क्योंकि जिस प्रकार का व्यक्तित्व होता है आदमी का उसी प्रकार की वो रचनाएं करता है। तो प्रेमचंद के व्यक्तित्व को अगर आपने समझ लिया तो आप उनके सभी प्रश्नों के जवाब देने में समर्थक हो जाएंगे। देखिए प्रेमचंद जो थे सामाजिक पुरुष थे, वे गांव में रहने वाले एक व्यक्ति थे, साधारण जीवन यापन करते थे, मध्य वर्ग के थे। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पता होना चाहिए और ये भी सोचना चाहिए कि अगर आप एक मध्य वर्ग के व्यक्ति हैं तो आप क्या सोचते हैं। उसी प्रकार से जो एक रचनाकार होता है वह भी वैसे ही सोचता है, लेकिन वह आपसे थोड़ा अलग सोचता है, इसीलिए वह विशेष है। वहीं देखिए प्रेमचंद जो हैं उनका व्यक्तित्व किस प्रकार से विशेष है।
प्रेमचंद के व्यक्तित्व में कई विशेषताएं थी जिनसे उन्हें एक महान लेखक के रूप में पहचाना जाता है। विशेषताएं तो थी तभी वे महान बने और अपने युग में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी रहे। वहीं देखिए, सहानुभूति की भावना, मतलब प्रेमचंद जो थे किसी भी मतलब समाज को देखते थे, वर्ग को देखते थे तो उसको अपने ही स्तर का मानते थे। मतलब उसकी जो अनुभूति होती थी, जैसे कोई दलित को मार रहा है तो उसको जो दुख हो रहा है ना, उस चीज़ को वे अनुभव करते थे कि अगर मैं इस स्थान पे रहता, अगर मुझे कोई मारता तो मुझे कैसा लगता। उस चीज़ को, अपने को, खुद को उस स्थान पे रख करके वे सारी पीड़ाओं को समझ करके वे रचनाएं किया करते थे। और सहानुभूति मतलब जो उनकी अनुभूति रहती थी ना, ठीक उसी प्रकार रहती थी जिस प्रकार वो व्यक्ति फील करेगा, सोचेगा, समझेगा, उसी आधार पर वे रचनाएं करते थे। और वही सारी चीज़ें, वही सारे कंडीशन अपने ऊपर अप्लाई करके, मतलब चीज़ों को समझ करके वे अपनी रचनाओं में वे सारी चीज़ों को रखते थे, जिससे क्या है, वे उस समाज से, उस व्यक्ति से अच्छे से जुड़ पाते थे और उनकी जो मतलब बातें हैं लोगों तक सही रूप में समझ में आती थी। निष्ठा की बात करें तो वे अपने आदर्शों और मूल्यों के प्रति दृढ़ निष्ठा रखते थे। देखिए, प्रेमचंद की अगर हम जितनी भी रचनाएं पढ़ते हैं तो उसमें मतलब उनका जो मतलब दृढ़ निश्चय है, वह हमेशा हमें समर्थन जो है गरीबों के प्रति देखने को मिलता है, दलितों के प्रति देखने को मिलता है, मजदूरों के प्रति देखने को मिलता है। तो ये जो उनकी निष्ठा है, कभी भी मतलब ये नहीं है कि बदल गए वो, उनकी जो निष्ठा है हमेशा उस वर्ग के लोग में रही जो संघर्षरत हैं, जो बहुत ही ज़्यादा देश के लिए मेहनत करते हैं, समाज में सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो उनकी जो निष्ठा है कभी वह बदली नहीं। अगर हम सत्यनिष्ठा देखें उनकी, तो प्रेमचंद सच्चाई को महत्व देते थे और अपने लेखन में सत्य का प्रतिबिंब दिखाते थे। तो प्रेमचंद कभी भी अपनी रचनाओं में गलत व्यक्ति का समर्थन करते हुए हमें नहीं दिखे। वह जो समाज में जो चीज़ सही है, जो चीज़ें जो सामाजिक की रूप से ठीक है, जिनको मान्यता दी गई है, उन्हीं सब चीज़ों को जो प्रेमचंद हैं वह सही मानते थे। और प्रेमचंद जो हैं कभी भी गलत का समर्थन नहीं करते थे। वे कभी भी मतलब जो समाज के लिए ठीक नहीं है, जो चीज़ें सामाजिक रूप से गलत हैं, उनका वे समर्थन नहीं करते थे। जैसे कि हमें देखने को मिलता है कि वह जो विधवा विवाह है उसका वे समर्थन करते हुए दिखते हैं कि मतलब जो विधवा हैं उनका पुनर्विवाह होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई स्त्री विधवा हो गई है तो समाज में क्या थी, रूढ़ियाँ थी कि उसका जो पुनर्विवाह नहीं होगा, वो सती हो जाएगी स्त्री अपने पति के साथ। लेकिन वह इस चीज़ का समर्थन करते हुए नहीं दिखते। वे सत्यनिष्ठ थे और वे जितनी भी कुरीतियाँ थी ना, उन सभी चीज़ों को अपने रचनाओं में दिखाते हैं और उन सभी चीज़ों का विरोध करते हैं। और जो अच्छे समाज के लिए आवश्यक है उन सभी चीज़ों पे वे समर्थन देते हैं। वहीं देखिए, प्रेमचंद के विषय वस्तु और शैली। देखिए, उनकी शैली किस प्रकार की थी इसको भी देख लेते हैं और उनका विषय क्या था। मैंने जैसे कि आपको बता दिया कि उन्होंने जो शैली है, भाषा शैली, लेखन शैली, वह उस प्रकार की अपनाई जो कि लोगों को समझ में आए, आम जनता को समझ में आए। और उनकी जो विषय हैं वे समाज से जुड़े हुए हैं। उन्होंने उन मुद्दों को अपना विषय बनाया जो कि समाज में बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक थे उस समय, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में थे। देखिए क्या है, प्रेमचंद के साहित्य में समाज के विभिन्न पहलुओं को चित्रित किया गया है। उनकी शैली सरल, प्रभावी और यथार्थवादी है। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी ऊपर देखी। और जितना यथार्थवादी रूप से प्रेमचंद ने अपनी बातों को और सत्यनिष्ठा के साथ अपनी बातों को रखा है, शायद ही हमें उस समय की रचनाओं में, अन्य रचनाकारों में देखने को मिलता है। वहीं देखिए, सामाजिक बुराइयों को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रखर रूप से मतलब इस पे बात की है अपनी रचनाओं में, बहुत ही ज़्यादा इसको एक मुद्दे के रूप में उठाया है। उनकी रचनाओं में सामाजिक बुराई जैसे जातिवाद, गरीबी और शोषण को प्रमुखता से दिखाया गया। देखिए, जातिवाद को तो दिखाया ही गया है, वर्ग संघर्ष को भी दिखाया गया है, गरीबी जो कि किसान वर्ग और जितने भी गरीब वर्ग के लोग थे उनको भी बहुत ही ज़्यादा प्रमुख रूप से दिखाया। अमीरों के द्वारा गरीबों का जो शोषण हुआ करता था उसको भी दिखाया है। तो ये सारी सारी इनकी रचनाओं की ये विशेषताएं हैं
ये हमें पता होनी चाहिए। और प्रेमचंद जो है बहुत ही ज़्यादा एक प्रमुख व्यक्ति हैं अपने समय के। वहीं देखिए जन जीवन को भी बात इन्होंने की है। प्रेमचंद ने ग्रामीण और शहरी जीवन के विभिन्न पहलुओं को अपने कार्यों में चित्रित किया है कि किस प्रकार से जो है ग्रामीण जीवन में लोग अपना जीवन यापन करते हैं, किस प्रकार के काम करते हैं, और शहर में जो लोग हैं वह किस प्रकार के काम करते हैं, मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, और किस प्रकार से वह जो है दिन भर मेहनत करते हैं और उनके पास जो समय है नहीं बचता। वहीं देखिए महिलाओं की स्थिति को भी उन्होंने बहुत ही अच्छे तरह से दर्शाने की कोशिश की है। उन्होंने महिलाओं की स्थिति और उनके द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को भी उजागर किया है। देखिए जो गांव में स्त्रियां रहती है उनकी चुनौतियां जो है अलग है, जो शहर में रहती है उनकी अलग है। गांव में जो स्त्रियां रहती है उनको जातिवाद की मतलब चुनौतियां शामिल करनी पड़ती है, उनको खेती करनी पड़ती है, दिन भर मजदूरी करनी पड़ती है, उसके बाद उनका जो परिवार में जो स्थान है उसको देखना पड़ता है। मतलब हर चीज़ जो एक गांव की स्त्री से संबंधित चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को उन्होंने अपनी रचनाओं में दिखाया। उसी प्रकार से एक शहर की जो स्त्री है वह किस प्रकार से अपने जीवन यापन के लिए कार्य भी करती है और अपने घर के भी काम करती है। मतलब जो चीज़ें समाज में विद्यमान है उन ही सभी चीज़ों को आधार बना करके प्रेमचंद ने रचनाएं की है। तो आपको एक रचनाकार के माध्यम से सोचना पड़ेगा कि एक जो लेखक है वह किस तरह की चीज़ें सोचता है, और वही सारी चीज़ें जो हैं आपको भी सोचने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम जो है वह आपसे फैक्ट नहीं पूछना चाह रहा, वह आपसे उस भाव को पूछना चाह रहा है जो कि रचनाकार अपने रचनाओं के माध्यम से बताना चाह रहा है। तो आप उस भाव तक पहुंचने की कोशिश कीजिए, आपको रचनाएं जो हैं खुद ही समझ में आने लग जाएगी। वहीं देखिए अगर हम प्रेमचंद के राजनीतिक विचार देखें तो प्रेमचंद ने राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता और सामाजिक परिवर्तन के विचारों को अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। आपको पता होगा कि जो प्रेमचंद जो हैं उनके राजनीतिक विचार जो हैं, राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर हमें देखने को मिलती है, स्वतंत्रता की भावना देखने को मिलती है, और हर वर्ग की स्वतंत्रता की भावना हमें देखने को मिलती है। यहाँ वर्ग से मतलब मेरा यह नहीं है कि कोई एक जाति मतलब कोई धर्म का व्यक्ति या कोई कुछ, वर्ग का मतलब है किसी जाति का हो सकता है, किसी पीढ़ी का हो सकता है, किसी मतलब समाज का हो सकता है। वर्ग हर चीज़ों के लिए अलग अलग है, ठीक है। तो आप वर्ग से केवल एक चीज़ को मत समझिएगा, वर्ग का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा व्यापक शब्द है वर्ग, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। वहीं देखिए अगर हम देखें प्रेमचंद के समाज सुधार देखें, प्रेमचंद के समाज सुधार के प्रयास, तो प्रेमचंद ने समाज सुधार के लिए क्या क्या किया इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए क्या किया, थोड़ा जूम करता हूँ, हो गया। प्रेमचंद का साहित्य केवल प्रेमचंद का साहित्य केवल रचनात्मकता का प्रतीक नहीं था बल्कि समाज सुधार के लिए उनके प्रयासों का भी परिणाम था। मतलब प्रेमचंद की जितनी भी रचनाएं हैं केवल क्रिएटिविटी नहीं है, वे उन्होंने केवल ये रचनाएं पढ़ने के लिए, मनोरंजन के लिए, इसके लिए नहीं लिखा है। उन्होंने इन रचनाओं के माध्यम से समाज में एक संदेश देने की कोशिश की है कि ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे समाज में व्याप्त हैं। कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी चीज़ें हैं। जो अच्छी चीज़ें हैं उनको हमें और अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए, और जो बुरी चीज़ें हैं उनको ख़त्म करना चाहिए। तो उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को संदेश देने की कोशिश की। वहीं देखिए प्रेमचंद ने शिक्षा को समाज सुधार का महत्वपूर्ण माध्यम माना और वे महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए प्रयासरत रहे। उनकी रचनाओं में गरीबी और शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई गई। और देखिए क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्रेमचंद से संबंधित है। और जैसा कि आपको पता होगा कि जो प्रेमचंद थे उन्होंने 2 शादियां की थी। पहली जो शादी की थी उनकी जो स्त्री थी उनसे 10 या 8 वर्ष बड़ी थी, और उन्होंने जब दूसरी शादी की थी तो उनकी जो पत्नी थी शिवरानी देवी, वह
करते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए, ताकि आपको कभी भी आंसर राइटिंग कर रहे हो प्रेमचंद से संबंधित तो आप अच्छा उत्तर लिख सकें। वहीं देखिए, इनको भी देख लेते हैं। ये जो प्रश्न है टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ में पूछे जाते हैं। तो प्रेमचंद के प्रमुख पुरस्कार भी देख लेते हैं और उनके सम्मान क्या क्या मिला है उसको भी देख लेते हैं। वहीं देखिए, प्रेमचंद के साहित्यिक योगदान को कई पुरस्कार और सम्मानों से नवाजा गया है। उनकी रचनाएं हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और देखिए क्या है, पद्म विभूषण। प्रेमचंद को मरणोपरांत मतलब मरने के बाद पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और हिंदी अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला है। प्रेमचंद को साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और देखिए, प्रेमचंद से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। प्रेमचंद के जीवन और साहित्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदु है जो उन्हें एक महान लेखक के रूप में स्थापित करते हैं। तो इन पॉइंट्स को भी देख लीजिए, क्योंकि प्रश्न जो है बन सकते हैं यहाँ से भी। प्रेमचंद के जीवन और साहित्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो उन्हें महान लेखक के रूप में स्थापित करते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। जब प्रेमचंद लिखा करते थे ना, जब जीवित थे, तो उस समय का स्वर्ण युग माना जाता है। वैसे हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है भक्ति काल को कहा जाता है, लेकिन हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, प्रेमचंद को हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग का अग्रणी लेखक माना जाता है। तो ये जो फैक्ट है पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। यथार्थवादी लेखक थे। उनकी रचनाओं में यथार्थवाद का समावेश उनकी लेखन शैली की विशिष्टता थी। और सामाजिक परिवर्तन जो हमें उस काल में देखने को मिलते हैं, प्रेमचंद ने अपने लेखन के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। समाज सुधारक कहे जाते हैं प्रेमचंद, उन्होंने समाज सुधार करने की भी कोशिश की। प्रेमचंद एक महान समाज सुधारक थे जिन्होंने शिक्षा और महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया। देखिए, प्रेमचंद जो थे उन्होंने शिक्षा, महिलाओं की स्थिति, दलित वर्ग की स्थिति, किसान मजदूर वर्ग की स्थिति, इन सभी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जोर दिया था, क्योंकि वह उसी परिवेश से आते थे, ग्रामीण समाज से वह भी आते थे। और उन्होंने ये सारी चीज़ें जो थी बहुत ही ज़्यादा देखी थी, और वह खुद भी इन्हीं सब चीज़ों से मतलब क्या थे, निकले थे। तो इसलिए उनको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता थी, इसलिए वह अपनी रचनाओं में ये सारी चीज़ों को वह अच्छे से व्यक्त कर पाए। तो देखिए, यही है प्रेमचंद, और इन्हीं को हम उपन्यास सम्राट भी कहते हैं। इन्होंने 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी हैं और 18 से ज़्यादा उपन्यास लिखे हैं। तो आपको प्रेमचंद से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की। और प्रेमचंद से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न बनता है तो आप इन फैक्ट्स के आधार पर जितने भी तथ्य मैंने बताए एक अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। और इन फैक्ट्स को अगर आपने याद कर लिया तो आप KVS का एग्ज़ाम दे रहे हो, TGT का, PGT का या नेट का, प्रेमचंद से जितने भी संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं यहीं से पूछे जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए। और प्रेमचंद को आप और अच्छे से पढ़ लीजिए। और प्रेमचंद की ये जो PDF है, शॉर्ट नोट समझ लीजिए, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखा है। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और ये PDF जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहीं पे मिल जाएगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं नेट JRF की तैयारी करवाता हूं, और यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इतना सारा कंटेंट प्रोवाइड करवा रखा है नेट JRF के लिए, कि अगर केवल आपने उसको पढ़ लिया तो आपका जो नेट है कोई भी नहीं रोक सकता। JRF के लिए आपको कुछ अन्य किताबें और पढ़नी पड़ेगी, जिससे जो है आप JRF हो जाए। तो देखिए, प्रेमचंद से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने जाना। और अगर आप MA BA में हैं तो आपके लिए जो प्रेमचंद से संबंधित तथ्य है बहुत ही ज़्यादा इनफ है। आप इसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए और अपने एग्ज़ाम में एक अच्छा आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगली बार। एक बात और, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए लाता रहूँगा। और जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं हर साहित्यकार के बारे में, हर रचना के बारे में आपके लिए लाऊंगा और आपसे साझा करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में। जब तक के लिए धन्यवाद।